एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने एक पेडागोजी सीरीज स्टार्ट की है और ये जो पेडागोजी सीरीज है न केवल DSSB वाले बच्चों के लिए है, बल्कि जो स्टूडेंट्स बीएड एमएड एजुकेशन में नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसके अलावा सीटेट, एचटेट या किसी अदर स्टेट के टेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, या किसी भी टीचिंग एग्जाम चाहे एनवीएस, केवीएस या किसी अदर टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए पेडागोजी सीरीज बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। और आप सभी जानते हैं, हमने कम्युनिकेशन का टॉपिक स्टार्ट किया था। कम्युनिकेशन के जितने भी सब टॉपिक्स थे वो सभी मैं कवर करवा चुकी हूँ। और इसके बाद मैं आप लोगों के लिए 150 इंपोर्टेंट एमसीक्यूज की एक सीरीज भी लेके आई हूँ, यानी कि जो भी कम्युनिकेशन से रिलेटेड सब टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो 2 पार्ट्स हम डिस्कस कर चुके हैं और आज की इस वीडियो में लगभग 50 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। लेट मी सी व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मास मीडिया, व्हाट डज द टर्म एजेंडा सेटिंग रिफर टू? देखिए, मास मीडिया के कॉन्टेक्स्ट में जब हम एजेंडा सेटिंग टर्म की बात करते हैं, ठीक है, मैंने जब ये टॉपिक करवाया था मास मीडिया का, तो वहां पर मैंने बताया भी था कि जो बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो अपने एजेंडाज को फुलफिल करने के लिए, तो ये जो एजेंडा सेटिंग टर्म है इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। अलोविंग द ऑडियंस टू सेट द एजेंडा फॉर मीडिया कंटेंट। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंसिंग पब्लिक ओपिनियन बाय हाईलाइटिंग स्पेसिफिक टॉपिक्स और इश्यूज, avoiding any form of content planning in media outlets, restricting access to certain information। तो देखिए, एजेंडा सेटिंग का मतलब होता है इन्फ्लुएंसिंग पब्लिक ओपिनियन बाय हाईलाइटिंग स्पेसिफिक टॉपिक्स और इश्यूज, यानी कि जो बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं या बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स होते हैं, वो किसी पर्टिकुलर मुद्दे को लेकर, मतलब पब्लिक में एक इमेज बनाना चाहते हैं, किसी टॉपिक को हाईलाइट करते हैं ताकि पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not considered a psychological barrier to communication? यानी कि इनमें से कौन सा साइकोलॉजिकल बैरियर से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। fear and anxiety, emotional states, cultural differences, prejudice and bias। तो क्या होगा जो कि साइकोलॉजिकल बैरियर से रिलेटेड नहीं है? साइकोलॉजिकल बैरियर्स का मतलब जो इमोशनल स्टेट्स हो गया, फियर, एंजाइटी हो गया, प्रेजुडिस एंड बायस हो गया, ये क्या है? ये साइकोलॉजिकल बैरियर्स हैं, यानी कि मनोवैज्ञानिक बाधाएं हैं जो कि कम्युनिकेशन में आती हैं, ठीक है। हमने अलग अलग टाइप के बैरियर्स पढ़े थे, तो ये सारे क्या है? साइकोलॉजिकल बैरियर। कौन सा नहीं है? कल्चरल डिफरेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। मैकेनिकल बैरियर्स इन कम्युनिकेशन में इंक्लूड। जो मैकेनिकल बैरियर्स हैं, यानी कि जो यांत्रिक बाधाएं हैं कम्युनिकेशन में, उनमें इनमें से कौन सा इंक्लूड होगा, ठीक है। कौन सा मैकेनिकल बैरियर्स के अंतर्गत आएगा? मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ नॉन वर्बल क्यूज, यानी कि जो अशाब्दिक संकेत हैं उनको गलत इंटरप्रेट करना, गलत व्याख्या करना उनकी, क्या वो होगा मैकेनिकल बैरियर्स? या ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस की हम बात करते हैं, नॉइज, टेक्निकल इश्यूज एंड फिजिकल डिस्टेंस या लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। तो क्या होगा? टेक्निकल इश्यू, यानी कि मशीनरी से रिलेटेड है, नॉइज, फिजिकल डिस्टेंस, टेक्निकल इश्यू, ये क्या है? ये मैकेनिकल बैरियर्स। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, देखिए, जो फिजिकल डिस्टेंस की बात की गई है वो फिजिकल बैरियर्स में भी आता है, ठीक है। फिजिकल डिस्टेंस फिजिकल बैरियर्स से भी रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स इन हिंडरिंग कम्युनिकेशन? देखिए, जो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स हैं जो कम्युनिकेशन में बाधाएं पहुंचाते हैं, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स की। तो उनका प्राइमरी रोल क्या रहेगा इनमें से? इंक्रीजिंग ओपन एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रमोटिंग अ ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन कल्चर, creating obstacles within the organizational structures, facilitating clear understanding of message। तो क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स का मतलब जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स है वहां पर ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करता है, वहां पर बाधाएं जो आती है उनको हम ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स कहते हैं, वही उनका प्राइमरी रोल है। नेक्स्ट क्या है, आइए देखते हैं। लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल बैरियर्स कैन लीड टू, यानी कि जो भाषा और सांस्कृतिक बाधाएं हैं वो किसको बढ़ाती हैं? इंप्रूव क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन, यानी कि जो क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन है उसको इंप्रूव करती है। क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाइवर्स लैंग्वेजेस, यानी कि जो विविध लैंग्वेज हैं, जो अलग अलग भाषाएं हैं, उनकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग होती है इनके द्वारा। मिसअंडरस्टैंडिंग ड्यू टू लैंग्वेज एंड कल्चरल डिफरेंसेस, यानी कि लैंग्वेज और जो कल्चरल डिफरेंसेस हैं, जो अलग अलग कल्चर है उनके कारण मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं। इनहेंसिंग कम्युनिकेशन क्लैरिटी, या कम्युनिकेशन क्लैरिटी को इनहेंस करती हैं। तो देखिए, लैंग्वेज और कल्चरल बैरियर किससे रिलेटेड है? उनके कारण क्या होता है? मिसअंडरस्टैंडिंग्स ड्यू टू लैंग्वेज एंड कल्चरल डिफरेंसेस, क्योंकि भाषा और कल्चरल बैरियर्स लैंग्वेज के कारण
और कल्चरल डिफरेंसेस के कारण मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन रिलेशनशिप एलिमेंट्स इंक्लूड। तो देखिए ये जो वीडियो मैंने बनाया था टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन का, अलग अलग बेसिस पर, रिलेशनशिप एलिमेंट्स के आधार पर कितने तरह का होता है, एक्सप्रेशन के आधार पर, डायरेक्शन के आधार पर, ठीक है, तो अलग अलग टाइप्स के कम्युनिकेशन की हमने बात की थी। वो वीडियो अगर आप देख लेंगे तो किसी भी तरह से क्वेश्चन आ जाए आप हर क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, हर क्वेश्चन का आप आंसर कर पाएंगे। तो रिलेशनशिप एलिमेंट्स के आधार पर कम्युनिकेशन कितने टाइप का होता है वो मुझे आप कमेंट करके बताएंगे। यहाँ पर पूछा गया है कि भाई रिलेशनशिप एलिमेंट्स के आधार पर जो कम्युनिकेशन के टाइप होते हैं वहां इनमें कौन सा इंक्लूड है। ठीक है, इंफॉर्मेटिव कम्युनिकेशन, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, वन वे कम्युनिकेशन या लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन। तो क्या होगा, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है, एक होता है इंटरपर्सनल और दूसरा होता है इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल का मतलब जहां पर हम खुद को एनालाइज करते हैं, खुद से कम्युनिकेट करते हैं। लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। कम्युनिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन कैन बी, यानी कि डायरेक्शन के आधार पर कम्युनिकेशन कितनी तरह का होता है वो मैं आप लोगों को करवा चुकी हूँ। इन ऑप्शंस में से आपको बताना है डायरेक्शन के आधार पर इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो पहले यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि भी डायरेक्शन के आधार पर कम्युनिकेशन के 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल कम्युनिकेशन। यहाँ पर कौन सा होगा, वर्बल कम्युनिकेशन ओनली, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन ओनली, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन ओनली या वर्टिकल कम्युनिकेशन। तो कौन सा होगा, वर्टिकल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप एलिमेंट इन कम्युनिकेशन रिफर्स टू। देखिए रिलेशनशिप एलिमेंट के आधार पर जो कम्युनिकेशन का क्लासिफिकेशन किया गया है, तो रिलेशनशिप एलिमेंट्स के आधार पर कम्युनिकेशन, इसका क्या मतलब है ये आपसे पूछा गया है। कंसीडरिंग कम्युनिकेशन विद इन फैमिलीज ओनली, यानी कि हमारी फैमिलीज के अंदर जो कम्युनिकेशन हो रहा है उसको कंसीडर किया जाए इसमें। अंडरस्टैंडिंग हाउ रिलेशनशिप्स इन्फ्लुएंस कम्युनिकेशन डायनेमिक्स, या जो रिलेशनशिप है वो किस तरह से कम्युनिकेशन डायनेमिक्स को प्रभावित करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, उसको समझने की बात की गई है। इग्नोरिंग द रोल ऑफ रिलेशनशिप्स इन कम्युनिकेशन, या जो भी रिलेशनशिप का रोल है उसको इग्नोर किया गया है कम्युनिकेशन में। फोकसिंग सॉल्वली ऑन ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, या सिर्फ ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन पर फोकस किया गया है। तो देखिए रिलेशनशिप एलिमेंट्स के आधार पर कम्युनिकेशन, इसका मतलब है अंडरस्टैंडिंग, ये समझना कि हाउ रिलेशनशिप इन्फ्लुएंस कम्युनिकेशन डायनेमिक्स, यानी कि जो रिलेशनशिप है वो किस तरह से कम्युनिकेशन को प्रभावित करते हैं, इसको समझने की बात की गई है, ये इसका मतलब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन नॉर्म्स एंड एक्सपेक्टेशन। देखिए क्लासरूम कम्युनिकेशन में जो नॉर्म्स और एक्सपेक्टेशन सेट किए जाते हैं उनका प्राइमरी पर्पज क्या होता है, क्यों वो सेट किए जाते हैं, क्यों क्लासरूम कम्युनिकेशन के लिए कुछ नॉर्म्स और एक्सपेक्टेशंस डिसाइड किए जाते हैं। टू लिमिट स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, यानी कि स्टूडेंट पार्टिसिपेशन को लिमिट करता है। टू क्रिएट कंफ्यूजन अमंग स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के बीच कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए। टू एस्टैब्लिश अ पॉजिटिव एंड स्ट्रक्चर्ड लर्निंग इन्वायरमेंट, यानी कि पॉजिटिव और स्ट्रक्चर्ड लर्निंग इन्वायरमेंट क्लास में बना रहे उसको एस्टैब्लिश करने के लिए किए जाते हैं। टू इंक्रीज डिस्ट्रप्शन इन द क्लासरूम, यानी कि डिस्ट्रप्शन को इंक्रीज करने के लिए किए जाते हैं। तो किस लिए किए जाते हैं भाई, कम्युनिकेशन के नॉर्म्स और एक्सपेक्टेशन इसलिए किए जाते हैं ताकि क्लास का जो माहौल है वो पॉजिटिव रहे और एक स्ट्रक्चर्ड लर्निंग इन्वायरमेंट क्लास में बना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट of classroom communication, what does non-verbal communication refer to। देखिए क्लासरूम कम्युनिकेशन के कॉन्टेक्स्ट में जब हम बात करते हैं तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है। क्लासरूम कम्युनिकेशन मुख्य रूप से 3 टाइप का होता है, वर्बल, नॉन वर्बल और रिटन। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि भी क्लासरूम कम्युनिकेशन के कॉन्टेक्स्ट में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब क्या है। इनमें से 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। Written assignments and reports, teachers spoken instructions, gestures, facial expressions and body language, student teacher discussion। तो क्या होता है नॉन वर्बल, यानी कि जहां पर हम जेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं उसको हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं, जहां पर हम संकेतों का प्रयोग करते हैं। रिटन असाइनमेंट और रिपोर्ट्स रिटन कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, ठीक है। टीचर स्पोकन इंस्ट्रक्शन वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आएगा। ओके, स्टूडेंट टीचर डिस्कशन ये भी वर्बल कम्युनिकेशन में आएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिटन कम्युनिकेशन इन द क्लासरूम ऑफन इन्वॉल्व्स, यानी कि इनमें से रिटन कम्युनिकेशन के अंतर्गत क्या आएगा। टीचर स्टूडेंट डिस्कशन, स्टूडेंट पार्टिसिपेशन इन क्लास एक्टिविटीज, रिटन असाइनमेंट्स, नोट्स एंड रिपोर्ट्स, वर्बल कम्युनिकेशन ओनली। तो रिटन कम्युनिकेशन रिटन असाइनमेंट से रिलेटेड होता है, यानी कि इसमें क्या रहेगा,
रिटन असाइनमेंट्स, नोट्स और रिपोर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासरूम कम्युनिकेशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, वर्बल, नॉन वर्बल एंड रिटन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन इन द क्लासरूम। वर्बल कम्युनिकेशन का एग्जांपल पूछा गया है, ठीक है। Students submitting written assignments, teacher explaining a concept, students taking notes, teacher using hand gestures to emphasize the point। तो वर्बल यानी कि जहां पर हम शब्दों का प्रयोग करते हैं, भाषा का प्रयोग करते हैं किसी भी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए, तो क्या होगा, टीचर एक्सप्लेनिंग अ कॉन्सेप्ट, ये क्या है, वर्बल है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। विच मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इज कंसीडर्ड द ओल्डेस्ट, यानी कि सबसे पुराना मॉडल कौन सा है। कम्युनिकेशन के मॉडल्स बिल्कुल डिटेल में हम कर चुके हैं, शैनन वीवर मॉडल, बर्लो का एसएमसीआर मॉडल, एरिस्टोटल मॉडल या लेसवेल मॉडल। तो कौन सा होगा सबसे पुराना मॉडल है, एरिस्टोटल का मॉडल। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शैनन वीवर मॉडल प्राइमरीली फोकसेस ऑन विच एस्पेक्ट ऑफ द कम्युनिकेशन, यानी कि शैनन और वीवर का जो मॉडल है वो कम्युनिकेशन के किस एस्पेक्ट पर ज्यादा फोकस करता है। फीडबैक, नॉइज, कॉन्टेक्स्ट या चैनल। उन्होंने नॉइज का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। उन्होंने कहा था कि भाई जब आप कम्युनिकेशन करते हैं, वो एक टेक्निकल पर्सन थे और उन्होंने ही नॉइज के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन लेसवेल मॉडल विच एलिमेंट इज नॉट इंक्लूडेड। देखिए लेसवेल का जो मॉडल मैंने आप लोगों को करवाया था, तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। पूछा गया है कि भाई कौन सा एलिमेंट उसमें इंक्लूड नहीं है। फर्स्ट है हु, नेक्स्ट है से व्हाट, इन विच चैनल, विद व्हाट फीडबैक। तो देखिए अगर आप उनके मॉडल की बात करें तो उन्होंने अपने मॉडल में 5 क्वेश्चन पूछे थे। कौन कौन से, हु सेड, यानी कि किसने कहा, क्या कहा, किस चैनल के द्वारा कहा गया, किसको मैसेज दिया गया, यानी कि रिसीवर कौन है और उस पर क्या इफेक्ट रहेगा। तो फीडबैक की बात उन्होंने नहीं की है। कौन सा होगा, विद व्हाट फीडबैक। फीडबैक की जगह यहाँ पर क्या आएगा, विद विच इफेक्ट वाज दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। ओसगुड स्क्रैम मॉडल इज बेस्ट नोन फॉर विच कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि ओसगुड और स्क्रैम का जो मॉडल हमने पढ़ा था, तो उनकी जो बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो आपसे पूछी गई है, इनमें से कौन सी होगी। यानी कि ओसगुड स्क्रैम मॉडल क्या कहता है कि भी जो कम्युनिकेशन है वो लीनियर होता है, सर्कुलर होता है, वन वे कम्युनिकेशन होता है या मल्टी स्टेप कम्युनिकेशन। तो ओसगुड और स्क्रैम का जो मॉडल है वो क्या कहता है कि कम्युनिकेशन लीनियर नहीं होता, सर्कुलर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द वेस्ली एंड मैकलिन मॉडल व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द गेटकीपर। देखिए वेस्ली और मैकलिन का जो मॉडल था उसमें हमने 8 एलिमेंट्स पढ़े थे, ठीक है। कौन कौन से 8 एलिमेंट्स है, अगर आप कमेंट करके मुझे बताएंगे तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी कि हाँ आपने उस मॉडल को अच्छे से समझा है, ठीक है। अब उनमें एक एलिमेंट था गेट कीपर, तो उसका प्राइमरी फंक्शन क्या था गेट कीपर का। हर एलिमेंट का मैंने फंक्शन क्या रहेगा वो बिल्कुल एक्सप्लेन किया है वेस्ली और मैकलिन मॉडल को बिल्कुल डिटेल में। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन की बात की गई है, रिसीवर ऑफ इंफॉर्मेशन, मीडिएटर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्लो या नॉइज रिड्यूसर। तो देखिए जो गेट कीपर है, गेट कीपर के नाम से ही पता चल रहा है कि जो सेंडर के द्वारा मैसेज भेजा गया है वो पहले गेट कीपर के पास जाता है। गेट कीपर डिसाइड करता है, वो मीडिएटर का काम करता है कि कितनी इंफॉर्मेशन आगे जाएगी, रिसीवर को कितनी इंफॉर्मेशन भेजी जानी है, ठीक है। तो क्या होगा, मीडिएटर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्लो, यानी कि इंफॉर्मेशन फ्लो जो हो रहा है उसके बीच में एक मीडिएटर का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल्स इनकॉर्पोरेट्स द आइडिया ऑफ हेलिकल स्पाइरल। देखिए इनमें से किस मॉडल में हेलिकल स्पाइरल की बात की गई है। बर्लैंड्स ट्रांजैक्शनल मॉडल, डांस का हेलिकल मॉडल, शैनन वीवर मॉडल या ओसगुड स्क्रैम मॉडल। तो हेलिकल स्पाइरल का मतलब है कि भाई जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है वो एक स्पाइरल की तरह होता है ऐसे, ठीक है। यानी कि टाइम के साथ साथ कम्युनिकेशन का प्रोसेस और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता चला जाता है और जो पहली स्टेज होती है उस पर हम बहुत ज्यादा नॉलेजेबल नहीं होते, लेकिन जैसे जैसे कम्युनिकेशन का प्रोसेस स्टक होता चला जाता है हम और ज्यादा नॉलेजेबल भी होते चले जाते हैं, ठीक है। हमारी नॉलेज भी एक्सटेंड होती है। कम्युनिकेशन का प्रोसेस जब कॉम्प्लेक्स होता है तो हम और ज्यादा नॉलेजेबल होते हैं, ठीक है। तो किसमें बात की गई है, डांस हेलिकल मॉडल में। डांस का जो हेलिकल मॉडल है वो एक स्पाइरल की तरह है, हेलिकल स्पाइरल से उसको कंपेयर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्लोज एसएमसीआर मॉडल स्टैंड्स फॉर विच कंपोनेंट्स। देखिए बर्लो का जो एसएमसीआर मॉडल है तो उसमें ये एसएमसीआर जो कंपोनेंट है वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देती हूँ, एस का मतलब यहाँ पर सोर्स है, एम का मतलब मैसेज, सी का मतलब चैनल और आर का मतलब रिसीवर। तो यहाँ पर इनमें से आप देख सकते हैं किसमें है ये चारों ऑप्शन, बिल्कुल सीक्वेंस में, सोर्स, मैसेज, चैनल और रिसीवर।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। इन द बर्लैंड्स ट्रांजैक्शनल मॉडल व्हाट इज एम्फसाइज्ड एज अ क्रूशियल पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए बर्लैंड का जो ट्रांजैक्शनल मॉडल है उसमें कम्युनिकेशन का कौन सा अहम पार्ट है, क्रूशियल पार्ट पूछा गया है। फीडबैक लूप्स, मैसेज इनकोडिंग, नॉइस रिडक्शन या साइमल्टेनियस सेंडिंग एंड रिसीविंग। तो ट्रांजैक्शनल मॉडल जो है बर्लैंड का, उसमें क्या कहा गया है कि भाई जो सेंडर और रिसीवर है उनके बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो साइमल्टेनियसली हो रहा है, यानी कि इंस्टेंट फीडबैक वहां पर मिल रहा है। ठीक है, लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल बैरियर टू कम्युनिकेशन। यानी कि इनमें से कम्युनिकेशन में जो फिजिकल बैरियर्स हमने पढ़े थे तो कौन सा एक एग्जांपल हो सकता है। एम्बिग्यूटी इन लैंग्वेज, ज्योग्राफिक डिस्टेंस, प्रेजुडिस एंड जार्गोन। तो देखिए एम्बिग्यूटी इन लैंग्वेज यानी कि भाषा के कारण जो अस्पष्टता आती है तो वो किस तरह का बैरियर है, वो सीमेंटिक बैरियर्स में आएगा, सीमेंटिक बैरियर्स। ठीक है, ये सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ज्योग्राफिक डिस्टेंस यानी कि जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड होते हैं वो फिजिकल बैरियर्स में आते हैं, तो ज्योग्राफिक डिस्टेंस आ जाएगा। प्रेजुडिस की अगर हम बात करें तो ये साइकोलॉजिकल बैरियर्स है, और जार्गोन क्या है, ये भी सिमेंटिक बैरियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये देखते हैं। व्हाट कैन कोज साइकोलॉजिकल बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। देखिए साइकोलॉजिकल बैरियर्स कम्युनिकेशन में कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं, उनका मतलब क्या होता है। तो इनमें से कारण पूछा गया है कि भाई साइकोलॉजिकल बैरियर के पीछे कारण क्या होता है, इनमें से पूछा गया है। चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। पुअर इंटरनेट कनेक्शन के कारण होता है, इमोशंस एंड स्ट्रेस से रिलेटेड है, कल्चरल डिफरेंसेस या डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो साइकोलॉजिकल बैरियर यानी कि हमारे व्यवहार से रिलेटेड होते हैं कि भाई हम डरे हुए हैं या हम एंजाइटी महसूस कर रहे हैं, हमारी इमोशनल स्टेट कैसी है, हम स्ट्रेस में हैं, तो क्या आ जाएगा, इमोशंस एंड स्ट्रेस। पुअर इंटरनेट कनेक्शन की अगर हम बात करें तो ये एक प्रकार का मैकेनिकल बैरियर है, कल्चरल डिफरेंसेस, कल्चरल बैरियर से रिलेटेड है, डिफरेंट लैंग्वेजेस, लैंग्वेज बैरियर से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब सीमेंटिक बैरियर्स। यानी कि इनमें से कौन सा सीमेंटिक बैरियर्स को सबसे अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करता है। इन्वायरमेंटल नॉइस डिस्टर्बिंग कम्युनिकेशन, यानी कि इन्वायरमेंटल नॉइस जो कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब करती है वो है। मिसअंडरस्टैंडिंग ड्यू टू डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड्स, यानी कि जो अलग अलग शब्द है उनको हम अलग अलग तरीके से मतलब इंटरप्रेट करते हैं, तो उसके कारण जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है वो है। हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स, या जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स में जो हायरार्की होती है, एक पदानुक्रम होता है, उसके कारण होता है। या फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन कम्युनिकेटर्स, या कम्युनिकेटर्स के बीच में फिजिकल डिस्टेंस होता है। तो देखिए सीमेंटिक बैरियर्स में क्या होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग ड्यू टू डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड्स, यानी कि जो अलग अलग शब्द हैं, एम्बिग्यूटी जिसको हम कहेंगे, यानी कि शब्दों में अस्पष्टता के कारण हम गलत तरीके से उसको समझ लेते हैं। यानी कि अगर हम कॉन्टेक्स्ट में, स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं करेंगे तो दो जो एक शब्द है उसके दो मीनिंग निकलते हैं, अगर हम कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा। जैसे एक एग्जांपल मैं दे भी चुकी हूँ, एक एग्जांपल हम लेना चाहेंगे, जैसे बैंक। बैंक कि अगर हम बात करें तो एक बैंक जहां पर हम पैसे जमा करते हैं, ठीक है, एक बैंक का मतलब क्या होता है, नदी का किनारा। तो अगर हम स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में हम बात नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा, ठीक है, तो उसके कारण मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, हम गलत तरीके से अगर वर्ड्स को इंटरप्रेट कर लेंगे तो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन ऑर्गेनाइजेशंस ओवरकम बैरियर्स कॉज्ड बाय जार्गोन। देखिए जो ऑर्गेनाइजेशन में बैरियर्स आ जाते हैं किसके कारण आते हैं, जार्गोन। जार्गोन का मतलब होता है टेक्निकल लैंग्वेज। टेक्निकल लैंग्वेज मतलब जो स्पेसिफिक टर्म्स यूज की जाती हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशंस में भी की जाती है, या मेडिकल फील्ड में भी हम कुछ टेक्निकल टर्म्स होती हैं जो डॉक्टर्स यूज करते हैं, वो नॉन मेडिकल पर्सनल्स को समझ नहीं आता। ठीक है, तो जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनमें भी कुछ शॉर्ट में टर्म्स होती हैं, तो उसके कारण जो बैरियर्स आते हैं उनको आप किस तरह से ओवरकम करेंगे। यूज कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज टू अपीयर प्रोफेशनल्स, अवॉइड यूजिंग टेक्निकल टर्म्स ऑल टुगेदर, explain or define specialized terms when used, assume everyone understands the jargon। तो क्या होगा भाई, ओवरकम तभी कर पाएंगे कि जो टर्म्स यूज की जा रही हैं, जो जार्गन यूज किए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन ऑर्गेनाइजेशंस ओवरकम बैरियर्स कॉज्ड बाय जार्गन। देखिए ऑर्गेनाइजेशंस में जार्गन के कारण जो बैरियर्स आते हैं उनको किस तरह से ओवरकम किया जा सकता है, उनको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। अब जार्गन का मतलब होता है जो टेक्निकल लैंग्वेज यूज की जाती है, जो स्पेशलाइज्ड टर्म्स यूज की जाती हैं, जैसे मेडिकल जार्गन की हम बात करते हैं। मेडिकल पर्सनल्स भी कुछ, यानी कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो भी कुछ स्पेसिफिक टर्म्स यूज करते हैं जो नॉन मेडिकल पर्सनल्स नहीं समझ पाते। ठीक है, तो जार्गन जो यूज किए जाते हैं, जो टेक्निकल टर्म्स यूज की जाती है ऑर्गेनाइजेशंस में, उसके कारण जो बैरियर्स आते हैं तो उनको किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है
use complex language to appear professionals. Next है avoid using technical terms altogether. Explain or define specialized terms when used. Assume everyone understands the jargon. तो क्या होगा कि भाई जो भी जार्गोन, जो भी टेक्निकल टर्म यूज की जा रही है उसको क्या किया जाना चाहिए, एक्सप्लेन किया जाना चाहिए, डिफाइन किया जाना चाहिए. जब भी किसी भी जार्गोन को यूज किया जाए उसको हर टाइम डिफाइन करना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन इफेक्ट ऑफ कल्चरल बैरियर्स इन कम्युनिकेशन. देखिए कम्युनिकेशन में जो कल्चरल बैरियर्स होते हैं उनका कॉमन इफेक्ट इनमें से क्या होगा. ठीक है, 4 ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए हैं. कॉमन इफेक्ट क्या रहेगा कल्चरल बैरियर्स का. Faster decision making, misinterpretation of non-verbal cues, improved understanding, clearer message. तो देखिए क्या रहेगा कॉमन इफेक्ट, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ नॉन वर्बल क्यूज, यानी कि जो अलग अलग कल्चर्स हैं उनमें जो नॉन वर्बल क्यूज, जो अशाब्दिक संकेतों का प्रयोग किया जाता है उसको हम मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं, उनकी गलत व्याख्या हम कर लेते हैं. जैसे नॉन वर्बल क्यूज की अगर बात करें, जैसे थम्स अप का हम प्रयोग करते हैं अपने यहाँ पर गुड, वेरी गुड के लिए, लेकिन कुछ कल्चर ऐसे हैं, यानी कि कुछ देशों में या कुछ कल्चर्स में इसको ऑफेंसिव भी माना जाता है. ठीक है, तो जो नॉन वर्बल क्यूज है उनको मिस इंटरप्रेट कर लेना. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, आइए देखते हैं. व्हाट इज वन इफेक्टिव वे टू ओवरकम लैंग्वेज बैरियर्स इन अ मल्टी कल्चरल वर्क प्लेस. देखिए जो अलग अलग कल्चर के लोग होते हैं वो अगर एक जगह पर काम करते हैं तो वहां पर जो लैंग्वेज बैरियर्स आते हैं उनको किस तरह से ओवरकम किया जा सकता है, उसका एक इफेक्टिव वे इनमें से क्या हो सकता है. ठीक है, बाय इंक्रीजिंग डिस्ट्रक्शंस एंड कैओस, by setting clear norms and expectations for communication, by avoiding diverse teaching methods, by limiting student involvement in discussion. तो क्या होगा कि जो कम्युनिकेशन के नॉर्म्स और एक्सपेक्टेशंस है वो सेट किए जाने चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं. क्लासरूम कम्युनिकेशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, वर्बल, नॉन वर्बल एंड रिटन. ठीक है, 3 तरह का कम्युनिकेशन क्लास में यूज करते हैं हम, वर्बल, नॉन वर्बल और रिटन. Which of the following is an example of verbal communication in the classroom? Verbal communication का example आपको बताना है. Students submitting written assignments, teacher explaining a concept, students taking notes, teacher using hand gestures to emphasize the point. तो देखिए verbal में क्या होता है, हम भाषा का प्रयोग करते हैं. ठीक है, टीचर एक्सप्लेनिंग अ कॉन्सेप्ट, ये क्या है, ये वर्बल कम्युनिकेशन है, यानी कि टीचर कोई कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर रही है, भाषा का प्रयोग कर रही है, शब्दों का प्रयोग कर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन फीडबैक हेल्प ओवरकम कम्युनिकेशन बैरियर्स. देखिए फीडबैक कम्युनिकेशन बैरियर्स को ओवरकम करने में किस तरह से हेल्प करता है. फर्स्ट ऑप्शन है बाय अवॉइडिंग कन्फ्रंटेशन, यानी कि कन्फ्रंटेशन को अवॉइड करना. कन्फ्रंटेशन का मतलब होता है जो फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है उसको अवॉइड करके. by clarifying misunderstandings and ensuring message accuracy, by reducing the need for communication, by allowing only one way communication. तो देखिए फीडबैक इस तरह से हेल्प करता है कि भाई सेंडर ने जो भी मैसेज भेजा, रिसीवर अगर उसको फीडबैक देता है तो कोई भी किसी भी तरह की जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको क्लियर किया जा सकता है, और मैसेज की जो एक्यूरेसी है उसको भी इंश्योर करता है कि रिसीवर अगर अच्छे से उसको फीडबैक प्रोवाइड करता है तो मैसेज की एक्यूरेसी का भी पता चल जाता है और जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो भी क्लियर हो जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट रोल डज एक्टिव लिसनिंग प्ले इन ओवरकमिंग कम्युनिकेशन बैरियर्स. देखिए कम्युनिकेशन में जो बैरियर्स आते हैं उनमें एक्टिव लिसनिंग किस तरह से रोल प्ले करती है. अगर आप एक अच्छे लिसनर हैं तो उसके द्वारा भी कम्युनिकेशन बैरियर्स को ओवरकम किया जा सकता है. तो एक्टिव लिसनिंग का क्या रोल होता है कम्युनिकेशन बैरियर्स को ओवरकम करने में. पहला ऑप्शन है, इट अलाउज द लिसनर टू प्रिपेयर द रिस्पॉन्स व्हाइल द अदर पर्सन इज स्पीकिंग, यानी कि ये लिसनर को ये अलाउ करती है कि आप अपना रिस्पॉन्स प्रिपेयर कर लीजिए जब तक दूसरा पर्सन बोल रहा है. ठीक है, उसके लिए आप रिस्पॉन्स तैयार रखिए. इट इंश्योर्स दैट द लिसनर एक्यूरेटली अंडरस्टैंड्स द स्पीकर्स मैसेज. It shortens the communication process. It enables the listener to interpret the speaker. तो ये क्या कहता है भाई, एक्टिव लिसनिंग क्या रोल प्ले करती है. It ensures that the listener accurately understand the speaker's message. यानी कि स्पीकर के द्वारा जो भी मैसेज भेजा गया है वो लिसनर को एक्यूरेटली अंडरस्टैंड हो गया है, उसको अच्छे से समझ आ गया है. इस चीज को इंश्योर करता है एक्टिव लिसनिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं. द 2-step flow theory suggests दैट, यानी कि जो 2-step फ्लो थ्योरी है वो क्या सजेस्ट करती है. मीडिया मैसेज आर डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू अ पैसिव ऑडियंस.
Media effects are mediated by personal relationships and social networks. Media consumption is driven by individual gratification needs. Media shapes perceptions of reality over long term exposure. तो टू स्टेप थ्योरी क्या कहती है कि भी मीडिया से जो मैसेज आता है वो टू स्टेप्स में आता है। मीडिया से जो मैसेज आता है सबसे पहले वो ओपिनियन लीडर्स के पास जाता है, और जो ओपिनियन लीडर्स है फिर वो उसको किसी भी तरह से पेश करना चाहते हैं अपनी ऑडियंस को, तो वो उसको उसी तरीके से सोशल नेटवर्किंग पर शेयर करते हैं, अपने सोशल नेटवर्क्स पर शेयर करते हैं। तो ऑप्शन क्या रहेगा, मीडिया इफेक्ट्स आर मीडिएटेड बाय पर्सनल रिलेशनशिप्स एंड सोशल नेटवर्क्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। हु आर द की रिसर्चर्स बिहाइंड द टू स्टेप फ्लो थ्योरी, यानी कि जो टू स्टेप फ्लो थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और मैंने आप लोगों को बताया भी था जब करवाई थी ये थ्योरी, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द टू स्टेप फ्लो थ्योरी मीडिया इन्फ्लुएंस इज प्राइमरीली मीडिएटेड बाय। देखिए टू स्टेप थ्योरी में जो मीडिएटर होता है वो कौन होता है, डायरेक्ट मैसेजिंग, ओपिनियन लीडर्स, गवर्नमेंट रेगुलेशंस या कल्चरल इंस्टीट्यूशंस। तो कौन होता है, ओपिनियन लीडर्स होते हैं, यानी कि मीडिया से जो मैसेज आता है वो पहले ओपिनियन लीडर्स के पास आता है, फिर ओपिनियन लीडर्स अपने सोशल नेटवर्किंग पर उस मैसेज को शेयर करते हैं अपनी ऑडियंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्चरल थ्योरी इन मीडिया स्टडीज एम्फसाइज द रोल ऑफ, यानी कि जो कल्चरल थ्योरी है मास मीडिया की वो किस चीज पर एम्फसाइज करती है, डायरेक्ट मीडिया इफेक्ट, यानी कि मीडिया का डायरेक्ट इफेक्ट रहता है, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट एंड सोशल कंस्ट्रक्ट्स, बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस, टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म। तो देखिए जो कल्चरल थ्योरी है वो क्या कहती है कि कल्चरल कॉन्टेक्स्ट और सोशल कंस्ट्रक्ट का इफेक्ट रहता है, जिस सोसाइटी में, जिस समाज में, जिस कल्चर में आप रहते हैं उसका प्रभाव रहता है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आप मैसेज को इंटरप्रेट करते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाइपोडर्मिक नीडल थ्योरी इज आल्सो नोन एज। देखिए हाइपोडर्मिक नीडल थ्योरी को किस और नाम से जाना जाता है, टू स्टेप फ्लो थ्योरी, यूजेज एंड ग्रेटिफिकेशन थ्योरी, लिमिटेड इफेक्ट्स थ्योरी, मैजिक बुलेट थ्योरी। तो इसको मैजिक बुलेट थ्योरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द हाइपोडर्मिक नीडल थ्योरी सजेस्ट अबाउट मीडियाज इन्फ्लुएंस ऑन ऑडियंस। देखिए हाइपोडर्मिक थ्योरी, हाइपोडर्मिक नीडल थ्योरी या इसको हम मैजिक बुलेट थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, ये क्या कहते हैं कि भी मीडिया किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है ऑडियंस को। मीडिया मैसेज हैव अ लिमिटेड एंड इनडायरेक्ट इम्पैक्ट, मीडिया मैसेज आर सेलेक्टिवली इंटरप्रेटेड बाय इंडिविजुअल्स, मीडिया मैसेज आर इंजेक्टेड डायरेक्टली इनटू पैसिव ऑडियंस अफेक्टिंग देम यूनिफॉर्मली, मीडिया मैसेज आर प्राइमरीली इन्फ्लुएंस्ड बाय ओपिनियन लीडर्स। तो देखिए हाइपोडर्मिक नीडल थ्योरी कहती है कि भी जो ऑडियंस है वो पैसिव है, मीडिया से जो भी मैसेज आ रहा है वो उसको एज इट इज स्वीकार कर लेती है, तो इसीलिए इसको क्या कहा गया है, हाइपोडर्मिक नीडल थ्योरी या मैजिक बुलेट थ्योरी भी कहा जाता है, यानी कि जो भी मैसेज आया वो ऑडियंस एज इट इज उसको स्वीकार कर लेती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि कम्युनिकेशन से रिलेटेड जितने भी सब टॉपिक थे और 150 क्वेश्चंस को हमने साथ ही डिस्कस किया है, तो कम्युनिकेशन का ऑल ओवर टॉपिक आज कंप्लीट होता है। इसके बाद में एक नया टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी, वो नया टॉपिक होगा ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, सीटेट, एचटेट या नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको हर जगह देखने को मिलेगा। तो मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। रियली गुड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। देखिए वीडियो सेशंस आप लोगों को पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड डू सब्सक्राइब द एजुकेशन क्लासेस। किसी प्रकार का क्वेश्चन, क्वेरीज, फीडबैक आप मुझे देना चाहते हैं, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन।